गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है आप लोग का? गुड मॉर्निंग। आज लेट हो गया था, भाग भाग के आए हैं। भाग भाग के मतलब तेज तेज चल के आए हैं। यहाँ कोहरा बहुत है। अलार्म लगाए थे 5:30 बजे का, लगाते हैं, सोचे 5 मिनट सो लेते हैं। उसके बाद नींद खुला 6:15 बजे। बढ़िया है भाई। चरण स्पर्श गुरुजी, क्या बात है। अच्छा हाँ, तो कल आप लोग को एक सूचना दिए थे हम। सूचना ये था कि जो विनायक 1.0 है, वो लोग को भी सबको बुला लीजिएगा यहीं पे। विनायक 1.0 वाले भी आते हैं ना यहाँ पे सबको ही। अभी तो आप लोग का ये सब हो गया था, तो आप लोग का ये जो आते होंगे उनका रिवीजन होगा, लेकिन आप लोग का मॉडल इंडिया में कुछ दिन चला था, तो मुझे बोला गया है। जी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सारे जो भी बच्चे हैं वो सब यहाँ पे आ जाइए। बोला गया कि यहीं पर सबको करा देने एक साथ हिस्ट्री। तो बोले ठीक है। चलिए फिर, आज सर 6 PM वाली क्लास क्यों नहीं हो रही? 6 PM वाली क्लास, एक दो क्लास जो रीशेड्यूल थी एग्जाम के कारण, वो तो हो जाएगी, लेकिन उस क्लास को जो बढ़ाने के लिए बोला गया ना, मैंने कहा तो बोले क्या शेड्यूल पूरा जो है पैक है, बढ़ नहीं पाएगा सर। तो फिर बोले ठीक है, तो फिर सुबह सुबह ही बुलाया जाएगा। मुझे यही ऑर्डर मिला। ठीक है, तो कोई बात नहीं है, इस समय में आ जाइए, सुबह सुबह पढ़ के छुट्टी हो जाइए। और क्या, अभी तो फिलहाल क्या बोलते हैं, ये चल रहा है। सुमित कुमार, जय श्री राम सुमित। क्या बोलते हैं जी, हाँ अभी तो ये सुबह सुबह अभी एंशियंट इंडिया आज खत्म हो जाएगा, तो आप लोग का तो रिवीजन ही होगा एंशियंट का। थोड़ा थोड़ा सा क्या, एंशियंट तो खत्म है, मेडिवल का रिवीजन ही होगा। ठीक है सर, महाजनपद मैप के साथ क्यों नहीं बताया इंडिया के बारे में? महाजनपद पूछा तो हम नहीं बता पाएंगे। ठीक है, हम कल आप लोग को महाजनपद एक दिन, एक कल ही कर देंगे 10 मिनट में। नहीं, कल तो गणतंत्र दिवस है, तो कल छुट्टी होगा। ठीक है, तो परसों जो है ऐसा करेंगे कि परसों शुरू होगा मेडिवल इंडिया आप लोगों का। तो जो परसों मेडिवल इंडिया शुरू होगा ना, खुशी अभी बताए थे विनायक 1.0 के बारे में। तो क्या बोलते हैं, जब शुरू हो जाएगा मेडिवल इंडिया, तो उसके पहले 5-7 मिनट लेकर के हम मैप के साथ बता देंगे। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ जल्दी से खत्म करने का, अब तेजी से। ठीक है, संगम तो तुरंत खत्म हो जाएगा आज। आज मेरा पीपीटी चेंजर भी हम घर भूल गए, कोई नहीं। ये सब हो चुका था, राजपूत, चौहान, द्रविड़ शैली, नागर शैली सब हो चुका था। अब संगम में ये भी वैसे हो चुका था। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा, टोटल 3 संगम हुआ था। यहाँ से खूब सवाल आते हैं, संगम से आते हैं तो, क्योंकि अभी दक्षिण भारत से सवाल पूछने का उतना मेरा वीडियो अपलोड नहीं रहता है, ऐसा नहीं हो सकता है। क्या बोलते हैं, सबका वीडियो तो आता ही आता है, मेरा भी आता होगा। ठीक है, चलिए, तो संगम काल चैट स्क्रीन से हटा दिए, जब चैट लाएंगे तो फिर अब ये कीजिएगा। ठीक है, तो संगम काल 3 संगम हुआ था, प्रथम संगम, द्वितीय संगम, तृतीय संगम। और तीनों संगम का बात याद रखिएगा, जो जगह था जहाँ संगम हुआ था, अच्छी बात है क्या, सारा का सारा कहाँ हुआ था, जिसमें से सारा का सारा नहीं, मतलब तीनों तो हुआ ही था, पर 2 मदुरई में ही हुआ था। फर्स्ट और लास्ट मदुरई हुआ था। बीच में क्या पढ़े थे हम लोग, याद कीजिए, कल कपाटपुरम में हुआ था। जैसे बौद्ध संगीति के बारे में पढ़ते हैं ना, चारों 4 जगह पे, राजगीर, वैशाली और क्या था जी, पाटलिपुत्रा, और क्या बोलते हैं कश्मीर में कुंडलवन। ठीक वैसे ही जो 3 क्या हुआ था, संगम हुआ था, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। तो फर्स्ट और थर्ड हुआ था मदुरई, सेकेंड हुआ था कपाटपुरम में। उसके बाद इस तीनों के जो अध्यक्ष थे, तो प्रथम 2 के कौन थे, अगस्त मुनि थे, और लास्ट के कौन थे, नकीरर थे। प्रथम 2 के अगस्त मुनि और लास्ट के नकीरर थे। और जैसे बौद्ध संगीति को पेट्रोनेज किया था अलग अलग शासकों ने, जैसे प्रथम बौद्ध संगीति में क्या पढ़े थे, अजात शत्रु, द्वितीय में कालाशोक, तृतीय में अशोक, चतुर्थ में कनिष्क। ठीक उसी तरह से इसमें भी पेट्रोनेज दिया है शासकों ने, लेकिन अच्छी बात यह है याद करने के ख्याल से कि तीनों की तीनों कौन है, पांड्य शासक ही है। तीनों के संरक्षक कौन थे, या पेट्रोनेज किन्होंने किया था, पांड्य शासकों ने। ठीक, तो इस
ये हम लोग देख लिए। उसके बाद संगमकालीन इतिहास। देखिए जो संगमकालीन जो इतिहास है ना, तो इसमें चोल, चेर और पांडे 3 राज्यों का वर्णन किया जाता है। हम तीनों राज्यों के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन इसमें से तीनों राज्य 2 बार स्टेब्लिश हुए हैं। मतलब दक्षिण में आक्रमण होते नहीं थे, दक्षिण में बहुत ज्यादा आक्रमण होते नहीं थे। तो आधुनिक समय में और प्राचीन समय में, अशोक के टाइम भी और मध्यकाल के टाइम भी चोल वंश की 2 बार स्थापना हुई थी लगभग लगभग। तो उतना डिटेल में नहीं जाएंगे, ठीक है, बाकी देख लेते हैं। तो इसमें याद रखिएगा दक्षिण भारत का इतिहास है चोल, चेर और पांडे, यही 3 थे, ठीक है। उसके बाद हमें जो दक्षिण भारत का इतिहास मिलता है सारा का सारा लगभग संगम साहित्य से ही मिलता है, इसलिए संगम साहित्य का बहुत महत्वपूर्ण ये है, योगदान है। इसलिए मैंने लास्ट में आप लोगों को संगम साहित्य भी दे दिया है एक जगह। ये देखिए, ये सारे संगम साहित्य है, इसमें से आप लोग को ऑलमोस्ट सारा याद करना होगा। संगम साहित्य और रचनाकार, जैसे तोल्कापियम, तोल्कापियर ने किया था, तिरुकुरल, तिरुवल्लुवर, अहनूर, अहनानूर, रुद्रशर्मन और मुरुगुपाध्याय और नक्कीरर और शिल्पाधिकारम, इंगो अधिगल, मणि मेखले, शीतले सतनार और जीवक चिंतामणि का तिरुतक्कदेवर, ठीक है, पूछता है। तो आप लोग ना इसमें से जो 1-2 नहीं भूलिएगा, वो शिल्पाधिकारम और मणि मेखले बिल्कुल नहीं भूलिएगा, और तोल्कापियम और तिरुकुरल बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ये 2 तो बिल्कुल, ये 4 तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, इससे सबसे ज्यादा बार पूछा जाता है। इसमें से आज ना आप लोग को विनायक 1.0 में इसकी कहानी सुनाए थे शिल्पाधिकारम की, जिसका इंग्लो अधिगल है, कौन रचनाकार, वो मैं सुना दूंगा आप लोगों को, ताकि स्टोरी याद रहने से आप लोग को ना ग्रेविटी मालूम होगा, ठीक है। तो हाँ देखिए, ये खत्म आज हो जाएगा। उसके बाद ना 2 दिन नहीं, 3 से 4 दिन हम लेंगे, 3 दिन मैक्सिमम लेंगे, कोशिश करेंगे थोड़ा फास्ट जाने का। 3 से 4 दिन ज्यादा से ज्यादा, ये क्या बोलते हैं, मेडिवल इंडिया में 4 दिन, हाँ 4 दिन मेडिवल इंडिया में लेंगे। चौथे दिन के बाद उसके बाद सीधा कहाँ आ जाएंगे, मॉडर्न इंडिया में, और फिर मॉडर्न इंडिया थोड़ा तेजी से चलेंगे। अच्छा हाँ, मॉडर्न इंडिया से याद आया आप लोग को एक बात, कि 26 जनवरी को आप लोग का सारा क्लास ऑफ रहेगा, 26 जनवरी को सारा क्लास ऑफ रहेगा। तो 26 जनवरी को 10 बजे से 12 बजे के बीच अगर ऑफिस बंद रहा, ऑफिस खुला रहा तो ठीक है, नहीं अगर ऑफिस खुला नहीं रहा तो भी मैं रिकॉर्ड करके डाल दूंगा, क्योंकि बच्चों को बोल दिया है मैंने और बैच में। इसमें जो क्या बोलते हैं, पर डे हम लोग यहाँ पे 10 बजे से 11 बजे तक मॉडर्न इंडिया पढ़ते हैं, मॉडर्न इंडिया पढ़ते हैं यूट्यूब चैनल पर पढ़ते हैं, एमसीक्यू नहीं करते हैं, ठीक है। आधा घंटा मॉडर्न इंडिया का पढ़ते हैं थ्योरी, जो यहाँ पढ़ाते हैं, और उसके बाद एमसीक्यू कराते हैं। तो कई बच्चे आते हैं वहाँ पे मॉडर्न इंडिया पढ़ने, तो आप लोग भी चाहें अगर छुट्टी है इस समय तो रिवाइज करने आ सकते हैं, खैर ठीक है। तो अभी जो है ये जो करा रहे हैं 10 बजे से 10:30 11 बजे तक रोज, वो हम यूरोपियों के आगमन से लेकर के, एडवेंट ऑफ यूरोपियन से लेकर के कहाँ तक कराए हैं, यूरोप अंग्रेजों का भारत विजय तक कंप्लीट करा चुके हैं मॉडर्न इंडिया में। यानी कि शुरुआत का पूरा चंक हो चुका है, जिसमें यूरोपियों का आगमन हो चुका है, कर्नाटक युद्ध हो चुका है, अंग्रेजों का मैसूर युद्ध हो चुका है, अंग्रेजों का बंगाल अधिग्रहण हो चुका है, प्लासी बक्सर हो चुका है, अंग्रेज मराठा युद्ध जो 3 हुए थे वो ही हो चुका है, अंग्रेज सिख युद्ध जो 2 हुए थे वो हो चुका है, अंग्रेजों का अफगान हो चुका है, अफगान एंग्लो अफगान वार हो चुका है, सिंध विजय हो चुका है, एंग्लो ये हो चुका है, नेपाल के साथ को जो जीता था, जीता क्या था मतलब उसके साथ सहायक संधि कर लिया था, सुगौली की संधि, बर्मा का विजय हो चुका है, ये सब हो चुका है यहाँ तक कंप्लीट। अब हम लोग वहाँ आगे कहाँ से पढ़ेंगे, तो आगे पढ़ेंगे वहाँ पे वही सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, वही राजा राम मोहन राय सब के बारे में। तो वहां तक का पूरा एक रिवीजन वीडियो डालना चाह रहे थे, बनाना चाह रहे थे, कि वो बना देते हैं वाईटी पर 2-2.5 घंटे में। तो अगर यदि एक सेकंड, हेलो, अरे आज लेट हो गए थे तो भागते भागते आए, जा नहीं पाए उस स्टोरी में, ठीक। हाँ तो अगर यदि कल ऑफिस खुला नहीं रहेगा तो मैं रिकॉर्ड करके वीडियो डाल दूंगा। आज मैं पता कर लूंगा ऑफिस कल खुला हुआ है कि नहीं, अगर खुला हुआ नहीं रहा तो आज मैं रिकॉर्ड कर लूंगा। तो आप लोग चाहें तो देख सकते हैं 10 से 12 के बीच पूरा का पूरा जो मॉडर्न इंडिया है उसका यूरोपियों का आगमन से लेकर के
पूरा भारत विजय तक का कहानी है, यानी सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन से ठीक पहले तक का है पूरा। तो आप लोग जरूर देखिएगा। उसके बाद जब यहाँ पढ़ेंगे तो आप लोग का रिवाइज होगा, ठीक है। चलिए, तो ये अभी हम लोग एक बार दोबारा आएंगे इस पे, ये तो लास्ट पेज हम आ गए। हम बता रहे थे आप लोग को कि संगम साहित्य का ये कर लीजिएगा। इसमें से आपको एक कहानी शिल्पाधिकारम की सुना देंगे आप लोग को, उसके बाद फिर होगा तो कभी दूसरी कहानी भी सुनाएंगे। तो अभी फिलहाल हम लोग चलते हैं कहाँ पे, तो चोल राज्य में चलते हैं। संगम कालीन हमें इतिहास का जो जानकारी है वो कहाँ से मिलता है, संगम साहित्य से मिलता है, ठीक है। संगम साहित्य में 3 शासक हुए, चेल, चोर और पांडे, ठीक। अगर दक्षिण भारत बनाए, देखिए ये था चोल, ये था चेर और ये था पांड्य। पांड्य, ये था चोल और ये था चेर। जो आज केरल राज्य है ना, वहां पे कौन सा शासन करता था राजवंश, चेर राजवंश शासन करता था। इसी वजह से अशोक के अभिलेख में चेरों को जो क्या कहा गया पता है, चेरों के लिए जो शब्द आया है वो आया है केरल पुत्र। अशोक के अभिलेख में चेरों के लिए जो शब्द आया है वो केरल पुत्र आया है, केरल का पुत्र, ठीक। संगम काल में सबसे जो शक्तिशाली शासन था वो चोलों का था। चोल साम्राज्य सबसे ज्यादा शक्तिशाली थे। और ये जो पूरा क्षेत्र है, जब आप लोग ज्योग्राफी पढ़े होंगे तो क्या देखे होंगे, ये है वेस्टर्न घाट और ये है ईस्टर्न घाट, पढ़े हैं ना, वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट, ठीक है। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट को फिर से 2 भागों में बांटा गया है ज्योग्राफी में। उत्तरी भाग को क्या कहते हैं, कोंकण कहते हैं, और दक्षिणी भाग को क्या कहते हैं, मालाबार कहते हैं। और पूर्वी घाट को भी 2 भागों में बांटा गया है। आधा आंध्र प्रदेश से लेकर कन्याकुमारी तक का पूरा जो तमिलनाडु का क्षेत्र है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं कोरोमंडल। क्या बोलते हैं, कोरोमंडल। और ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, उत्तरी सरकार। तो ये कोरोमंडल क्यों बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे चोलों का राज्य था। पहले चोल मंडलम बोला जाता था। क्या बोला जाता था, चोल मंडलम बोला जाता था। चोल मंडलम, मंडल मतलब क्षेत्र और चोल मतलब चोलों का क्षेत्र। लेकिन बाद में अंग्रेज जब आए तो उससे चोल मंडलम उच्चारण नहीं हो रहा था, तो वो चोल मंडलम को कोरोमंडलम बोलता था, कोरोमंडल। तो चोल मंडलम कोरोमंडल। तो हम लोग भी बोले कि भाई अंग्रेज बोला है, कम बात थोड़ी है, तो हमने भी क्या किया, उसको वापस से कोरोमंडल ही करने लगे, ठीक है। तो चोल का क्षेत्र, ठीक। इसके जो संस्थापक ने लिखा हुआ है, संस्थापक में लिख लीजिएगा आप लोग, अभी यहाँ पे बाद में ऐड कर लीजिएगा इसमें संस्थापक, या अगला पेज में शायद होगा। संस्थापक जो है कौन है, विजयालय है। चोल राज्य का संस्थापक कौन था, विजयालय था। इसका जो मुख्य केंद्र है उरैयर है, उरैयर। हालांकि अलग अलग चोल शासकों के समय में बदलता रहा, परंतु चोलों का जो आमतौर पर मुख्य केंद्र माना जाता है वो उरैयर माना जाता है। और एक राजकीय चिन्ह याद रख लीजिएगा, राजकीय चिन्ह पूछता है चोलों का, वो क्या है राजकीय चिन्ह, वो है बाघ। राजकीय चिन्ह चोलों का बाघ, ठीक है। चलिए एक सेकंड देखना आप लोग, कुछ कमेंट आया क्या। सर वाईटी का पीडीएफ मिलेगा ना, सर वाईटी का पीडीएफ मिलेगा ना। चलिए रिजवाना, रिजवाना वाईटी का पीडीएफ चाहिएगा तो मैं दे दूंगा, फिर उसी चैनल पे दे दूंगा तब, क्योंकि यहाँ तो वाईटी का तो ऐसा होता नहीं कि यूट्यूब पे अपलोड कर देंगे, ठीक है। श्रुति, जय श्री राम सर, जय श्री राम श्रुति। सर आप कहाँ पढ़ाइए, सर आप कहाँ पढ़े, ठीक है। चलिए अब शुरू करते हैं। हाँ तो याद रखिएगा चोलों का जो क्षेत्र है, चोल मंडलों को जानते ही हैं, विजयालय इसके संस्थापक थे, वो अगला पेज में शायद होगा, नहीं होगा तो नोट कर लीजिएगा, होगा। और उसके बाद फिर चोलों का जो क्षेत्र केंद्र ये था, सेंट्रल सत्ता का केंद्र था, उरैयर था। और इसका राजकीय चिन्ह बाघ था। क्या था राजकीय चिन्ह, बाघ, इतना याद रखिएगा। उसके बाद प्रमुख शासक, अच्छा इसमें दे दिया हुआ एलारा, एक तो विजयालय इसका ये है, ठीक है। प्रमुख शासक में उतना याद रखने का जरूरत है नहीं, पर एक आध गो, जैसे श्रीलंका पर किस चोल शासक ने विजय प्राप्त की थी, तो एलारा ने की थी, इतना याद रख लीजिएगा कि श्रीलंका पर किस चोल शासक ने विजय प्राप्त किया था, एलारा ने किया था, ठीक है। और बाकी जो प्रारंभिक चोल शासकों में सबसे ज्यादा करिकल को प्रतापी माना जाता है, परंतु इसके बारे में उतना सवाल, उतना क्या हम देखे नहीं है सवाल आज तक, ठीक है। एलारा ने क्या किया था, पहली बार श्रीलंका को विजय प्राप्त किया था, श्रीलंका पर विजय प्राप्त किया था। एक आप लोग को अक्सर बोला जाता होगा कि हम लोग बड़े शांत प्रिय रहे हैं, पिछले 10,000 सालों में भारत ने किसी पर हमला नहीं किया है,
पता है हमला हो गया है, हमला नहीं किया है। ऐसा सुना है आप लोग डायलॉग कई हिस्टोरियंस से या कई लोगों से माइक पे बोलते हुए कि हम लोग इतने शांति प्रिय रहे हैं, हमने कभी किसी पर आक्रमण नहीं किया 10,000 सालों में। सुन के बड़ा गर्व करते होंगे, हाँ ठीक है हम आक्रामक नहीं है वगैरह वगैरह। इसका एक दूसरा पक्ष भी है। दूसरा पक्ष ये है कि ये भारतीय इतिहासकारों ने कहना शुरू नहीं किया था पहली बार, क्या कि भारत ने 10,000 साल से किसी पर आक्रमण नहीं किया है। ये कहा है सबसे पहले विदेशी इतिहासकारों ने ये बात कहा है, और मार्क्सिस्ट इतिहासकारों ने कहा है। इसका उन पक्ष यही है कि भारतीय शासन करने के लिए नहीं बने हैं। शासन करने के लिए बनते तो वो जाते और दूसरे पर शासन करते। भारत शासित होने के लिए बना है कि दूसरे आएंगे और इस पर शासन किया जाएगा, क्योंकि या तो आप शासक हो सकते हैं या तो आप शासित हो सकते हैं। जबकि ऐसा नहीं है। दक्षिण भारत के और क्या बोलते हैं उत्तर भारत के भी कई शासकों ने अफगान तक रूल किए थे जाकर के। कौन? रणजीत सिंह। और दक्षिण में तो जानते ही है चेर। हाँ ठीक है, विजयालय ऐड कर लीजिएगा। अब आप लोगों को कहानी सुना देते हैं। किस चीज का कहानी सुना देते हैं? शिल्पाधिकारम का, ताकि चेर से थोड़ा लिंक है। मैं कमेंट को ये कर देता हूँ, सामने ला देता हूँ। अरे बैक कीजिए, आज नहीं बनाना है, अभी नहीं बनाना है नोट्स अंबे, ठीक है। कमेंट सेक्शन है आप लोग का यहाँ पे ओपन है। अब सुनिए कौन सी कहानी है, शिल्पाधिकारम की है। आप में से कौन कौन है जो सुना हुआ है शिल्पाधिकारम की कहानी? एक बार जरा मुझे बताइए तो, शिल्पाधिकारम का स्टोरी कौन कौन है जो सुना हुआ है, ताकि पता चले, क्योंकि हम 1.0 में सुनाए थे। समय नहीं मिलता है। नहीं सुने, नहीं सुने। कुछ लोगों ने सुना हुआ है। नहीं नहीं नहीं, हाय हाय का क्या मतलब है? सुने कि नहीं सुने? चलिए, ज्यादातर लोगों ने नहीं ही सुना है। तो सुनिए थोड़ा सा, इससे ना आपको जो है दक्षिण भारत के समाज की समझ बढ़ेगी थोड़ी सी। आप लोग को एक बात और बता दें कि शिल्पाधिकारम तमिल रामायण और महाभारत को जितना सम्मान है ना यहाँ पे, रामायण और महाभारत को या रामचरितमानस को समझिए, वो वहाँ का रामायण और महाभारत के जितना सम्मान है। तो कभी कभी तमिल नाडु जाना हो तो बताइएगा शिल्पाधिकारम के बारे में, तो खुश हो जाएगा वो आपसे। अरे वाह, शिल्पाधिकारम के बारे में जानते हो, गजब। तो शिल्पाधिकारम की कहानी है दो व्यक्तियों की, दो व्यक्ति नहीं मतलब दो प्रेमियों की कहानी है। वैसे भी कहानी है तो जो प्रेमिका का नाम है वो नाम है कन्नगी, कन्नगी नाम है, ठीक। और जो इनके प्रेमी थे वो थे कोवलन। तो कोवलन और कन्नगी की कहानी है, ठीक। कोवलन और कन्नगी की कहानी है। कोवलन कन्नगी से प्यार करता था और प्यार करने के बाद से शादी भी हो गई दोनों की। दोनों की शादी हो गई और कोवलन जो था वो चोल राज्य में रहता था। और उसके बाद कोवलन जो था बहुत बड़ा व्यापारी था और कोई छोटा मोटा व्यापारी नहीं था। मतलब जो उस वक्त का मुकेश अंबानी होता है ना, उस टाइप का व्यापारी था। मतलब मुकेश अंबानी जैसा व्यापारी था, तो आप समझ सकते हैं। हाँ, शासक नहीं था, राजकुमार नहीं था, राजा नहीं था, लेकिन बहुत बड़ा व्यापारी था, बहुत अमीर था, धनी था। तो ठीक है, ये क्या करता था कन्नगी, इसकी प्रेमिका थी, बाद में इससे शादी हो गई तो पत्नी बन गया, तो पत्नी बन गई। तो कोवलन बहुत महंगे महंगे गिफ्ट वगैरह भी दिया करता था। गिफ्ट मतलब जेवर, उस वक्त तो जेवर ही चलता था ना गिफ्ट में, आईफोन 14 तो चलता नहीं था। लेकिन फिर हुआ क्या, धीरे धीरे कोवलन को व्यापार में घाटा होने लगा। व्यापार में कुछ गलती हुई होगी, उससे घाटा होने लगा। उसमें लंबा चौड़ा कहानी में जाएंगे शॉर्ट में, कि कोवलन को जब घाटा होने लगा तो ये अपने घाटे को रोक नहीं पाया और धीरे धीरे क्या हुआ, ये पूरा का पूरा कंगाल हो गया, बिल्कुल मजदूरों जैसी हालत हो गई, ठीक। तो अब जब ये धनी व्यापारी था, मतलब मुकेश अंबानी टाइप से था, इलॉन मस्क था वहां का, तो उस वक्त ये बहुत जैसे राजा रहते थे जिस शानो शौकत से, वही शानो शौकत वही सुविधाओं के साथ ये कोवलन रहता था, कन्नगी रहती थी। लेकिन जब कंगाल हो गया बेचारा, तो उसी समाज में ये मजदूर की स्थिति में आ गया। तो कन्नगी ने क्या किया, कोवलन को कहा कि देखिए, कहते हैं कि राजा का राजपाट चला जाए तो उसको अपना राज्य छोड़ देना चाहिए, चलिए कहीं और चलते हैं। तो ये लोग घूमते घूमते क्या हुआ, वहां से चेर राज्य में आ गए, इधर से ट्रांसफर होकर के चेर राज्य में आ गए, कोवलन और कन्नगी साथ में थी, ठीक। उसके बाद यहीं पे मजदूरी वगैरह करता था कोवलन। तो एक दिन कन्नगी ने क्या कहा कि आप व्यापारी हैं, आपको एक बार घाटा हुआ है, इसका ये मतलब नहीं कि आपको व्यापार करना नहीं आता है। अगर आप दोबारा आपको पूंजी मिले तो आप व्यापार कर सकते हैं। तो कोवलन बोला हाँ, पूंजी मिले तो कर सकते हैं। तो कन्नगी ने क्या किया, इसको जो जेवर महंगे महंगे देता था जब ये अमीर हुआ करता था, तो कन्नगी के पास बहुत बढ़िया सा पायल था, ठीक।
उसमें से एक पायल, 2 जोड़ी पायल था, तो एक पायल दे दिए कोवलन को, दे दी कन्नगी, और बोली इसको बेच आइए और बेच करके कुछ पैसे ले लीजिए, ले आइए, और उसी पैसे से क्या कीजिए, फिर आप व्यवसाय खड़ा कीजिए। क्या कीजिए? व्यवसाय खड़ा कीजिए। ठीक है, यहां तक कहानी सिंपल चल रहा है। इनफैक्ट जो शिल्पाधिकारम है, इसका नाम ही, शिल्पाधिकारम का हिंदी में रूपांतरण हुआ पायल की कहानी। ठीक, तो सुनिए अब आगे क्या होता है। कोवलन, कन्नगी ने क्या किया? कन्नगी ने पायल दे दिया। किसको? पायल दे दिया कोवलन को, अपना पायल, एक पायल। कितना पायल? एक पायल दे दिया। और ये कोवलन क्या किया, उसको ले जाकर के जोहरी के पास बेचने गया। पर इसी समय, ठीक इसी समय क्या हुआ कि जो चेर साम्राज्य की महारानी थी, उसका एक पायल चोरी हो गया, एक ही पायल चोरी हो गया। तो अब महारानी का पायल चोरी हुआ है, उसका फेवरेट पायल था, हो जाता है जो छूट जाता है वो फेवरेट वही होता है। राजा से शिकायत की, राजा ने राज्य की पूरी सेना लगा दी, ढूंढो चोर को ढूंढो, महारानी का पायल चोरी हुआ है। ठीक है, कोई मामूली बात तो है नहीं, जब महारानी सुरक्षित नहीं है सामान, तो किसका सुरक्षित होगा। तो सारे सैनिक इधर उधर राज्य में घूम रहे थे कि कौन जो है चोरी किया है। तो खबर मिला, तो एक सैनिक जो है, खबर मिला कि एक आदमी है, एक पायल बेचने आया है। तो कुछ सैनिक गए और जोहरी के यहाँ, और कोवलन को पकड़ लिए उस पायल के साथ, और लेके चले गए कहाँ? राज दरबार में। कोवलन एक पायल के साथ चेर राज्य के दरबार में उपस्थित हुआ। राजा ने देखा कि एक पायल ही था, एक ही पायल था उसके पास बेचने को। फिर वो बोला महारानी का पायल मंगवाया जाए। जब महारानी के पायल से उस पायल को मैच किया गया, तो दोनों एक जैसा पायल था। अब एक जैसा पायल कैसे था? क्योंकि आप लोग को बताए थे कि कोवलन बहुत अमीर था, यह भी वैसा ही जेवर देता था जो राजशाही जो है क्या करते थे, यूज करता था, राज परिवार यूज करता था। क्योंकि उस वक्त बहुत ज्यादा तो जोहरी था ने, 1-2 जोहरी होते होंगे, महंगे महंगे पायल एक डिजाइन के बनाते होंगे, तो लगभग उसी डिजाइन का पायल था, मतलब बिल्कुल मैच कर गया। मैच कर गया तो ये साबित हो गया क्या कि कोवलन ही चोर है, और कोवलन उस राज्य का था भी नहीं, दूसरे राज्य का था, तो कोवलन ही हो गया घोषित चोर है। तो राजा बोला कि इसको चोरी के इल्जाम में, महारानी का पायल चुराया इसके इल्जाम में, इसको टांग दो। कहाँ? फांसी पे टांग दो। इधर कन्नगी को ये खबर मिली कि कोवलन को राजा पकड़ के ले गया है, कहाँ? राज दरबार में पेश किया गया है पायल के चोरी के इल्जाम में। तो कन्नगी क्या की, जो इसके पास एक एक्स्ट्रा पायल बचा हुआ था वो ली और राजा के दरबार में पहुंच गई कन्नगी। ठीक है, यहां तक क्लियर हो रहा है कहानी। उसके बाद क्या हुआ कि कन्नगी जब पहुंची कहाँ, पायल लेकर के राज दरबार में, और अपना वो एक पायल दिखाई, तो राजा ने वापस से वो पायल मंगवाया। और जब पायल जो है क्या कहते हैं, जब मिलाया, तो मिलाने के बाद क्या देखा राजा ने कि अरे ये तो पायल बिल्कुल एक जैसा है। तब राजा को गलती का एहसास हुआ कि नहीं 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 नहीं, वो चोर नहीं था। कन्नगी ने पूरी कहानी सुना दी राजा को, ऐसा ऐसा बात है, इसी वजह से ऐसे ऐसे ये सब है कहानी। तो राजा को लगा कि हाँ ये बात तो सही है। तो फिर सैनिक को आदेश दिया कि कोवलन को दरबार में लाओ, जो उसको फांसी देने का ऑर्डर दे दिया था। तो एक सैनिक आके बोला कि राजा साहब आपका देर हो गया है, कोवलन को तो हम लोग टांग चुके हैं, वो निपट चुका है, मतलब उसको फांसी दे दी गई है। सैड। अब क्या किया जाए? तो राजा बोला कन्नगी को कि अब आपको जो चाहिए वो मांग लो, बस कोवलन नहीं दे सकते, क्योंकि उसको मार चुके हैं, उसको फांसी पे लटकाया जा चुका है। ठीक है, अब कन्नगी को क्या ही चाहिए, सारा संपत्ति, सारा राजपाट जा चुका था, जिससे प्यार करती थी, उसके साथ रहती थी, वो भी चला गया। तो अब कन्नगी को क्या ही चाहिए? तो कन्नगी क्या हुई, चुपचाप राज दरबार से निकल गई और चलते चली गई। सैनिक को बोला इनको पति हाजिर कर दो, तो पति को अकेले उठा के ले जाती, नहीं तो राजा को लगा शायद घर जा रही होगी, सैनिक के साथ भेज दिया इनके, मतलब कोवलन के बॉडी को। ठीक, लेकिन वो घर ना जाकर के बस चलते जा रही है, चलते जा रही है। अब सैनिक को भी था कि राजा साहब बोले हैं कि जाओ इनका पहुंचा दो, अंतिम संस्कार कर दो। जाते गई, एक रास्ते में पहाड़ मिला, उस पहाड़ के ऊपर चढ़ गई, चढ़ते गई। इतना चलने के बाद थक गई होगी तो बैठ गई, क्योंकि चुपचाप थी, बिल्कुल चुप थी, ना रो रही थी, ना कुछ बोल रही थी किसी को, ना रोक रही थी। जाते जाते पहाड़ के चोटी पे चली गई, मतलब बहुत ऊंचा, हिमालय जैसा नहीं होगा, वैसे भी दक्षिण में उतना ऊंचा पहाड़ का है। तो वहां जाके बैठ गई। सैनिक लोग को लगा कि शायद यही वो अंतिम संस्कार करना चाहती है अपने पति को। वो उनके आगे जो है कोवलन की बॉडी को रख दिया। बहुत देर बैठे रहने के बाद इसमें है कि अचानक से वो बहुत जोर से चिल्लाई, इतना जोर से चिल्लाई
इतना जोर से जो चीख था भरा हुआ कि आसपास के जंगलों में आग लग गया। उसमें कोवलन की बॉडी भी जल गई और वो खुद भी जल गई। कौन? कन्नगी। उसी आग में जल के दोनों एक साथ डेथ कर गई। कुल मिला के सती प्रथा का थोड़ा सा आपको दक्षिण भारत में सती प्रथा का थोड़ा सा अनुमान लगता होगा कि कहाँ से सती प्रथा आया होगा। क्या कर रहे हैं हम भी। दक्षिण भारत में सती प्रथा का आपको अंदाज आया होगा कि कहाँ से। तो राजा को जब ये बात पता चला ना, तो राजा को अफसोस तो हुआ ही, साथ में बोला कि ऐसी पत्नी तो होनी चाहिए सबको भाई। तो उन्होंने कहा कि जिसके पास भी लगता है कि उनकी पत्नी कन्नगी जैसी है, वो सब समझो कि उनको देवी मिल गया, उनकी पूजा होनी चाहिए। जैसे पतियों की पूजा होती है, होता है ना पति का पूजा, वैसे ही पत्नी की पूजा होनी चाहिए। तो तभी से कन्नगी पूजा, और आगे चल के ये पत्नी पूजा में भाई पत्नी की पूजा कन्नगी देवी वहां पे मूर्ति भी है। पत्नी पूजा की परंपरा साउथ इंडिया में शुरू हुई। वहां पति क्या करते हैं? अपनी पत्नी की पूजा करते हैं। अगर आप लोग को हंसी आ रहा होगा तो उत्तर भारत में पतियों की खूब पूजा होती है। चाहे पति कितना भी बड़ा बैल हो समाज की निगाह में, पत्नी की निगाह में तो भगवान होता है। बरसात पूजा, तीज, करवा चौथ, सुने हैं ना, ये सब क्या चीज है? पतियों की पूजा है। तो पत्नी की पूजा की परंपरा शुरू हुई। ठीक है, यही था शिल्पाधिकारम की कहानी, इंगो अधिगल। तो साउथ इंडिया में सती प्रथा कहते हैं शिल्पाधिकारम से आया कि जो पत्नी बहुत अटैच थी उसने भी कन्नगी की राह चुन ली। और पत्नी पूजा आज भी है, पत्नी पूजा आज भी चलता है। ठीक है, वहां पे। और ठीक है, फिर यही तो कहानी था किसका? शिल्पाधिकारम का ना। इस कहानी से हाँ समझ में आ गया। वैसे इसका एक पार्ट 2 भी है, वो बाद में कभी सुनाएंगे मनी मेखले में। क्योंकि कोवलन और कन्नगी की एक बेटी थी, बेटी घर पे ही थी। बोली होगी उसको कि घर पे रहो, हम आते हैं पप्पा को लेकर के। तो बेटी तो घर पे ही थी, बेटी अनाथ, पैसा वैसा कुछ नहीं है। तो उसकी पूरी कहानी आगे चल के मनी मेखले में है। ठीक है, अब चलिए हम लोग चेर पढ़ते हैं। चेर राज्य, चेरों को अशोक के अभिलेख में क्या कहा गया है? केरल पुत्र कहा गया। आप लोग को शुरुआत में ही बताए थे ना। और ये वही चेर आधुनिक कोंकण मालाबार यानी पूरा केरल के तट के इलाके में था। ठीक है, तो चेरों का चोलों का क्या था? बाघ था राज के चिन्ह, और चेरों का राज के चिन्ह क्या था? धनुष था। इसके प्रमुख शासक उदयनजेरल। उदयनजेरल चेर शासकों का प्रथम राजा था। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि उदयनजेरल ने एक बार पूछा था सवाल ये यूपीपीसीएस के एग्जाम में कि किसने महाभारत के युद्ध में भाग लेने वाले वीरों को भोजन कराया था। यानी महाभारत के युद्ध में जो लोग भाग ले रहे थे, अब वो लोग भूखे पेट तो लड़ेंगे नहीं, कि लड़ने जा रहे हो खा लो थोड़ा सा। तो ये खाने पीने के भंडारे की जिम्मेदारी किसकी थी? उदयनजेरल की थी। रसोई घर ये संभाले हुए थे महाभारत युद्ध में। क्योंकि हम लोग तो देखते हैं कि लड़ रहे हैं सब कोई, उसके वैकेट में खाने पीने का व्यवस्था, उनके कपड़े धोने का व्यवस्था, बैंडेज पट्टी की व्यवस्था भी तो होती होगी। तो खाने पीने का व्यवस्था कौन करता था? उदयनजेरल करता था। ठीक है, और नेंदुजेरल छोड़ दीजिए, मत याद रखिएगा। उदयनजेरल याद कर लीजिएगा, नेंदुजेरल छोड़ दीजिएगा। सेनगुट्टवन उसके बाद याद कर लीजिएगा। कौन सा? सेनगुट्टवन। हालांकि इसके बाद शुरुआत में चेर साम्राज्य को बहुत क्षति पहुंचा था, ये प्रतापी शासक था। इसको लाल चेर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेनगुट्टवन को लाल चेर बोलते हैं। ठीक है, और ये चेर इकलौता चेर शासक था जो केरल से कहाँ आया था? उत्तर भारत आया था। गंगा के मैदान को, गंगा नदी को भी पार किया था। मतलब प्रतापी तो था, तभी तो उत्तर भारत के शासकों तक को हराया था इसने, गंगा को भी पार किया था। और इसी के शासनकाल में कन्नगी पूजा प्रारंभ हुई, सेनगुट्टवन के काल में। तो ये जो शासक था वो सेनगुट्टवन ही था, जो क्या क्या था? टांग दिया था किसको? कोवलन को। ठीक है, उसके बाद यह चेर वंश का अंतिम शासक था। इसके समकालीन पांड्य राजा नेडुजेरल ने उसे पराजित कर दिया। नेडुजेलियन ने पराजित कर दिया, जाने दीजिए। पर सेनगुट्टवन के बारे में एक दो चीज याद रखिएगा। क्या? लाल चेर था। कौन सा चेर शासक उत्तर भारत तक पहुंच गया था जीतते हुए साम्राज्य को? तो वो था सेनगुट्टवन, लालचेर। और इसी के समय में कन्नगी पूजा प्रारंभ हुई थी। अब आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा कन्नगी। वैसे कोवलन कन्नगी का नाम तो पहले सुना होगा, क्योंकि बहुत बड़ा करेक्टर है भाई, साउथ इंडिया के बड़े करेक्टर है। कोवलन आइलैंड भी है वहां पे साउथ में एक। चलिए, पांड्य। पांड्यों का शासन कावेरी क्षेत्र के दक्षिण में था, वर्तमान मदुरै और तिरुनेलवेली के जिले और त्रावणकोर वगैरह में था। ठीक है, मेगासनीज ने क्या किया है? इसका पांड्य शासकों का भी उल्लेख किया है। यह राज्य मोतियों के लिए प्रसिद्ध था। बहुत महत्वपूर्ण है? नहीं है। इसकी राजधानी मदुरै थी, इसको याद कर लीजिएगा। राज के चिन्ह मछली था, इसको याद कर लीजिएगा, कहानी खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिए, चोल बाघ, ठीक है, पांड्य मछली, और चेर क्या? धनुष। चेर का धनुष था ना।
हाँ ठीक है, धनुष था। तो चेरों का धनुष है, चोलों का बाघ है, और पांड्य का क्या है? पांड्य का है मछली। तो पांड्य का मछली, चेर का धनुष, चोल का बाघ, ये तीन तो बिल्कुल भी याद करना ही करना है किसी भी सूरत में। चलिए यहाँ तक तो हो गया। उसके बाद अगला, ये चीज हम करा चुके हैं आप लोगों को। पांड्य राजा में अगर देखना हो तो नेडियन, संगम ग्रंथों के अनुसार नेडियन प्रथम पांड्य शासक था, नेडियोन, ठीक है। और नेडुजेलियन पांड्य शासकों में प्रथम शक्ति संपन्न, जाने दीजिए, मत याद कीजिएगा, नहीं पूछता है, दिमाग मत भरिएगा झूठ मूठ का, वो तो मुझे देना होता है तो मैंने दे दिया, खत्म हो गया अब कहानी इसका। और कुछ बचा क्या? नहीं, अरे हम घर भूलाए हैं। इसमें ये दोनों याद कर लीजिएगा, हाँ ये दोनों याद कर लीजिएगा, तोल्कापियम और तिरुकुरल, और यहाँ पे शिल्पाधिकारम और मणिमेखले। शिल्पाधिकारम का इंग्लो अधिगल और मणिमेखले का शीतले सथनार था, ठीक है। और तोल्कापियम का तोल्कापियर था, तिरुकुरल का तिरुवल्लुवर था। हालांकि जीवक चिंतामणि यूपीएससी में एक बार आया था, पर आप लोग में थोड़ी आएगा। हालांकि आने को तो आ ही सकता है भाई, जीवक चिंतामणि के कौन है लेखक क्या पता, जिसको जिसको बोले कर लीजिएगा, वो सब ना आए, जिसको जिसको बोले छोड़ दीजिए, वही सब आ जाए। पर ठीक है, ठीक है, इसके लिए क्या ही कीजिएगा, तिरुतक्कदेवर, जीवक चिंतामणि के तिरुतक्कदेवर, ठीक। यहां तक होने के साथ ही आपका क्या हुआ, एंशिएंट इंडिया खत्म हो गया। मेडिवल इंडिया शुरू कर दें क्या? सर यूट्यूब में लाइव क्लास कितने बजे लेते हैं? देखिए हमारे यूट्यूब में लाइव क्लास लेते हैं, इतिहास पढ़ते हैं हम लोग 11 नहीं 10 बजे से लेकर 11 बजे तक, जिसमें से 10 बजे से 10:30 बजे तक इतिहास पढ़ते हैं, थ्योरी जैसा यहाँ पढ़ते हैं वैसा ही वहाँ मॉडर्न इंडिया, और फिर एमसीक्यू करते हैं, कौन सा? इतिहास का ही। वो एमसीक्यू कुछ और होता है, जरूरी नहीं जो पढ़े हैं उसी का एमसीक्यू है। और उसके बाद पढ़ते हैं 3 बजे से 4 बजे के बीच। चलिए अभी भी कराते हैं सिविल कोड वालों को 8 बजे से, लेकिन वो कहलाइएगा उसमें आप लोग सबका हैंडरेज फारूकी नहीं ले सकते हैं, हमको पता भी नहीं है, और हैंडरेज बोले हैं छोड़ दीजिए। हाँ तो ये खत्म हो गया है, ये मैं आज आप लोग को दे दूंगा, क्या ऐप में अभी दे दूंगा, मतलब 2 घंटे में मिल जाएगा आप लोग को, 2-3 घंटे में। अब आप लोगों को क्या पढ़ना है, चूंकि आज खत्म हुआ है एंशिएंट इंडिया, इसलिए आज छुट्टी मारिएगा या फिर शुरू कर दें मेडिवल इंडिया, बताइए। मैं आप लोग कमेंट देख रहा हूँ। 10 से 11 दिन में, अरे रात में नहीं दिन में लेते हैं हमारा, ठीक है। एमसीक्यू कराना है, छुट्टी कीजिए, एमसीक्यू एमसीक्यू छुट्टी, नो जी सर, बैक कीजिए, लिख लेते हैं, लिखना है, पीपीटी बैक करना है, अरे ये तो अभी मिल ही जाएगा, देख देख के लिख लीजिएगा, नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट कीजिएगा। ज्यादातर लोगों के एमसीक्यू है भाई, ठीक है। बैक करना है तो ये लीजिए, बैक कर लिए, क्या बैक करना है, ये तो दे ही देंगे यार, क्या आप लोग भी बैक करवा रहे हो, ज्यादातर के एमसीक्यू है, ठीक है। पब्लिक है, आप लोग को दिख रहा होगा एक दूसरे का, छुट्टी एमसीक्यू, चलो 10 तो एमसीक्यू कर लो, ज्यादा नहीं कराएंगे, वैसे भी 35 तो हो ही गया है। तो पहले हमको देखने दीजिए एमसीक्यू है भी कि नहीं यहाँ पे मोबाइल में, क्योंकि मोबाइल में चेक करते हैं ना, देखिए मोबाइल। तो एमसीक्यू चाहिए आप लोगों को ना, अच्छा ठीक है भाई, एमसीक्यू देख रहे हैं, काहे चिंता कर रहे हैं। अब देखने दीजिए चोलों का है भी कि नहीं एमसीक्यू। अच्छा हमको चोल का एमसीक्यू नहीं मिल रहा है, क्या करा बताइए, किसी और का एमसीक्यू करा दें एंशिएंट इंडिया में, कोई और सब टॉपिक का एमसीक्यू। रुको शायद मिल रहा है, मैं जल्दी से करा दूंगा।
शायद मिल रहा है, देखते हैं आप लोगों का किस्मत। शायद है ये वाला, लिखा हुआ तो है, देखते हैं उसमें है कि नहीं। अब कहाँ गया? बोला तो था भेज देंगे, 13 नंबर वाले में है। हाँ शायद है, दिख रहा है कुछ क्वेश्चन। चलिए पहला प्रश्न 45 तक करते हैं, जल्दी जल्दी। 45 तक मतलब 45 नंबर क्वेश्चन नहीं। 9वीं शताब्दी ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा चोल साम्राज्य की नींव डाली गई थी? कृष्णा फर्स्ट, राजराज चोल, विजयालय और परांतक। टाइमर। बताइए क्या होगा इसका? विजयालय, ठीक है। अगला, तंजौर का बृहदीश्वर मंदिर निर्मित हुआ था किस चोल सम्राट के समय में? तंजौर का बृहदीश्वर मंदिर, अब ये पढ़ाई नहीं है, पर अब हर मंदिर वो सब इतना डीप डीप कहाँ, बस पूछा हुआ है तो कर लीजिए। बताइए तो, परांतक प्रथम, राजराज प्रथम, राजेंद्र प्रथम और राजाधिराज प्रथम किसके समय में हुआ था? याद है? देखो किसको किसको याद है तो याद रखेगा। इसका स्थापना राजराज ने करवाया था, बी, हाँ राजराज ने करवाया था, राजराज प्रथम। राजराज फर्स्ट ने करवाया था तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण। चोलों की राजधानी अभी अभी बताए थे, कांची को ग्लास लिखा है, क्या बात है। ये 9वीं शताब्दी के चोल की राजधानी पूछ रहा है, वो जो है क्या होगा? तंजौर। चोलों की राजधानी, पॉलिटिकल राजधानी तंजौर थी 9वीं शताब्दी। किस दक्षिण भारतीय राज्य में उत्तम ग्राम प्रशासन था? उत्तम ग्राम प्रशासन था चेर में, चालुक्य में, चोला में और वातापी को हीट लिखा है। उत्तम ग्राम प्रशासन था, ग्राम प्रशासन, ठीक है। ऐसे तो देखिए चोल ही होगा। याद रखिएगा जो ग्राम प्रशासन है ना, इसका महत्व पूरे भारत में बहुत ज्यादा रहा है। अंग्रेजों ने भी क्या कहा है कि भारतीय समाज एक देश नहीं है, भारत का हर गांव एक देश है, स्वायत्त है, वहां की अपनी व्यवस्था है, सारे लोग उपजाते हैं, कोई कुछ उपजाता है, कोई कुछ उपजाता है, आपस में क्या होता है, लेन देन करता है, कोई झगड़ा होता है तो पंचायत में बैठ के निपटा लेता है, यानी न्यायालय भी चलता है, गांव के बड़े बुजुर्ग लोग निर्णय करते हैं क्या होना चाहिए, सही क्या गलत है। मतलब पूरा का पूरा गांव ही एक देश है, एक देश की तरह फंक्शन करता है। लेकिन ये पूरे भारत में था, लेकिन उत्तर भारत में एक पंजाब और दक्षिण भारत में एक चोल, ये गांवों को लेकर के कुछ ज्यादा ही नॉस्टैल्जिक रहते हैं। जैसे अभी जो आप लोग सुनते हैं तमिलनाडु, चोल जहाँ थे वहां आज क्या है? तमिलनाडु है ना। तो आप सोचे हैं नाडु मतलब क्या होता है? तमिल मतलब तो चलो तमिल भाषा हुआ, तो तमिलनाडु का मतलब होता है गांव, तमिल भाषा बोलने वालों का गांव है ये तमिलनाडु। सोचिए गांव का कितना महत्व है कि राज्य के साथ भी गांव शब्द लगाया है, तमिल भाषा में बेशक लगाया है। तमिलनाडु मतलब तमिलों का गांव। और पंजाब लोग जो अपने पिंड सुने होंगे, जो पिंड बार बार, तो गांव को पिंड बोलते हैं। तो पिंड का महत्व कितना ज्यादा है उनके लिए, पिंड शब्द से ही। एक मूवी देखे थे हम, याद नहीं है, हम उसमें भी एग्जाम्पल दिए थे ये, उसमें ना एक बैंक वाला आता है और बोलता है किसान को कि आप ट्रैक्टर तो लोन पे लिए, लेकिन लोन टाइम पे नहीं चुका रहा, आपका ट्रैक्टर ले लेंगे। तो क्या बोला, 1-2 महीने का हमको मोहलत दे दीजिए, फिर हम लोन चुका देंगे। बोला क्या सबूत है 2 महीने बाद तुम चुका दोगे? बोला हम अपने पिंड का कसम खाते हैं, मतलब गांव का कसम खाते हैं, अपने बच्चे का नहीं, अपने माँ बाप का नहीं, भगवान का कसम नहीं, गांव का कसम खाते हैं। हमारे बिहार में ना गांव का कसम खा के तो सबसे पहले लोग तोड़ देंगे कि छोड़ो ना, अपने बच्चे का थोड़ी खाए, माँ बाप का थोड़ी खाए, भगवान का थोड़ी, गांव का खाए हैं। तो पिंड का ये महत्व होता है पंजाबियों के लिए। चलिए, कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध है? ये वही सवाल है, बस इसको गोल घुमाया है, कान इधर से ना पकड़ के इधर से पकड़ाया है। स्थानीय स्वशासन, चालुक्य, चोल, सोलंकी, परमार। चालुक्य, चोल, सोलंकी, परमार। चलिए इसका क्या होगा? बी, चोला। अगला, चोलों के अधीन ग्राम प्रशासन के बहुत से ब्यौरे जिन शिलालेखों में वे कहां पर रखे गए हैं?
चोलों के अधीन जो ग्राम प्रशासन था उसके जो ब्यौरे हैं बहुत सारे, वो कहाँ रखे हुए? तंजावुर में, उरैयूर में, कांचीपुरम में, उत्तर मेरूर में। तंजावुर में, उरैयूर में, कांचीपुरम में, उत्तर मेरूर में, कहाँ रखे गए बताइए तो? उत्तर मेरूर। उत्तर मेरूर के अभिलेख बहुत प्रसिद्ध है। दक्षिण भारत के बहुत सारी जानकारी उत्तर मेरूर के शिलालेखों से मिलता है। चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध था? ये वही सवाल है। तमिल संस्कृति की उन्नति, हालांकि सवाल बहुत घटिया है। श्रीलंका के साथ व्यापार भी करता था, तमिल संस्कृति की उन्नति भी हुई थी, ग्राम पंचायत के लिए भी प्रसिद्ध था। लेकिन क्या लिखा है? सिर्फ ग्राम पंचायत। वो क्या करेंगे? उपयुक्त सभी रहता तो सभी होता। चलो एक ये चीज कह सकते हैं कि राष्ट्रकूटों के साथ युद्ध नहीं होगा, लेकिन बाकी दो तो होगा। निम्नलिखित में से किसको दक्षिण भारत के विशेषकर चोल युग के स्थापत्य में की विश्व में श्रेष्ठतम प्रतिमा रचना माना जाता है? इसके बारे में कहा जाता है कि ये चोल कला का निष्कर्ष है। क्या है? निष्कर्ष। निष्कर्ष आप लोग जब आंसर राइटिंग करते होंगे, कभी कभी लिखते होंगे, तो निष्कर्ष सबसे लास्ट में लिखा जाता है। ठीक है, तो ये क्या है? चोल कला का निष्कर्ष है। महिषासुरमर्दिनी, नटराज, राम और सोमस्कंद। बताइए तो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट स्कल्पचर इन द वर्ल्ड ऑफ द आर्किटेक्चर ऑफ साउथ इंडिया, स्पेशली ऑफ द चोला एरा? ठीक है, क्या होगा इसका? नटराज। अगला, नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति किस कला का उदाहरण है? अब क्या ही कर सकते हैं, कर लीजिए इसको, आसान है सवाल। किसका होगा? चोला आर्ट का ना, तो जानते हैं चोला आर्ट का होगा। अगला, 72 व्यापारी चीन में किसके कार्यकाल में भेजे गए थे? कौन से चोल शासक ने 72 व्यापारियों का एक समूह भेजा था चीन के साथ कि व्यापार करोगे? कुलोतुंग फर्स्ट, राजेंद्र फर्स्ट, राजराज फर्स्ट और राजाधिराज फर्स्ट। कुलोतुंग, राजेंद्र, राजराज फर्स्ट और राजाधिराज फर्स्ट किसके काल में भेजे गए थे? कुलोतुंग के काल में भेजे गए थे। ठीक है, कुलोतुंग फर्स्ट के काल में भेजे गए थे। देखिए इसका नाम भी थोड़ा थोड़ा चाइनीज टाइप लगता है, कुलोतुंग, किम जोंग उंग। चलिए, निम्नलिखित में से किस चोल शासक ने चोल गंगम नामक बृहद कृत्रिम झील बनवाने का श्रेय दिया जाता है? इसने क्या किया था पता है? उत्तर भारत पे आक्रमण किया, भारत के यहाँ के शासकों को हराया, फिर गंगा से सैकड़ों कहते हैं घड़ों में बैलगाड़ी के ऊपर सैकड़ों हजारों घड़े में पानी, गंगा का पानी रखवाया और दक्षिण भारत ले गया। वहां एक तालाब बनवाया, उस तालाब में सारे पानी वही उड़ेल के पूरा तालाब बनाया। उसको क्या कहा गया? चोल गंगम। ये कौन था? राजराज फर्स्ट, राजेंद्र, राजाधिराज और राजराज द्वितीय। द किंग लिखा है इंग्लिश में। क्या होगा? बी, राजेंद्र। ठीक है, अगला, निम्नलिखित चोल शासकों में किसने बंगाल की खाड़ी को चोल झील का स्वरूप प्रदान कर दिया? राजराज प्रथम, राजेंद्र प्रथम, राजाधिराज और कुलोतुंग। बताइए। क्या होगा इसका? इसका राजेंद्र प्रथम होगा। राजेंद्र प्रथम ने पता है क्या किया था? इस पूरे एरिया को जीत लिया था, उस तरफ भी। तो बीच में क्या होता है कि कोई झील होता है, उसके चारों तरफ एक ही साम्राज्य होता है, तो वैसा ही किया था इसने। क्या किया था राजेंद्र फर्स्ट ने? चोलों के बारे में खाली दिया क्या? चोल शासक का नाम बताइए जिसने श्रीलंका के उत्तरी भाग को विजित किया था? राजराज प्रथम, राजेंद्र प्रथम, परांतक प्रथम, आदित्य प्रथम। चोल शासक जिसने श्रीलंका के उत्तरी भाग को जीत लिया था, क्या होगा? राजराज प्रथम। राजराज प्रथम ने जीता था। कवि कालिदास के नाम का उल्लेख किसमें हुआ है? अलाहाबाद स्तंभ लेख, एहोल के उत्कीर्ण लेख, अल्पादुदान लेख और हनुम कोंडा उत्कीर्ण लेख। कवि कालिदास का नाम का उल्लेख कहाँ हुआ है? जो अभिज्ञान शकुंतलम, रघुवंशम, मालविकाग्निमित्रम, ये सब जो उन्होंने लिखा है, ठीक है, इनका उल्लेख कहाँ हुआ है? एहोल के उत्कीर्ण लेखों में हुआ है, एहोल के उत्कीर्ण लेखों में। ठीक, अब चेंज हो गया है सवाल आप लोग के। किस वंश द्वारा प्रायः महिलाओं को उच्च पद प्रदान किए जाते थे? महिलाओं को उच्च पद
चोलों ने, चालुक्यों ने, पालों ने, सेनों ने। इसमें से उच्च पद प्रदान, ऐसे तो मौर्य काल में भी किया जाता था, पर इनमें से किस काल में महिलाओं को उच्च पद प्रदान किए जाते थे, राजकार्य में उच्च पद प्रदान किए जाते थे? इसका जानते हैं क्या होगा? मेरे ख्याल से चालुक्य, चालुक्य, हाँ चालुक्य होगा, बी चालुक्य, चालुक्य के काल में। चलिए, प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में प्राप्त एक शब्द है यवन प्रिय। ये किसके लिए उपयुक्त होता था? एक उत्कृष्ट भारतीय, मलमल, हाथी दांत, नृत्य के लिए यवन राजसभा में भेजी जाने वाली नर्तकी और काली मिर्च। इसमें से यवन प्रिय किसे कहते थे बताइए तो? याद रखिएगा, यूरोप को प्राचीन भारत में यवन कहा जाता था, यूरोप को यवन कहा जाता था, भारतीय यवन कहते थे यूरोपियों को, यवन। और यहाँ से लोग मसाले ले जाते थे, खास करके काली मिर्च बहुत ले जाते थे, इसलिए इसका नाम ही भारतीयों ने क्या कर दिया, यवन प्रिय कर दिया। यवन प्रिय, काली मिर्च को यवन लोगों का प्रिय है। अगला, शिल्पाधिकारम का लेखक कौन था? अभी अभी देखे थे शिल्पाधिकारम। इंग्लो है, पर्नर है, करिकाल है, विष्णु स्वामी है। इसका जवाब गलत हुआ तो बताते हैं आप लोगों को। इसका इंग्लो अधिगल याद है? इंग्लो अधिगल भूल गए? 3 सवाल और करेंगे। निम्नलिखित में से कौन एक तमिल देश के संगम युग का राजवंश नहीं है? संगम युग के समय कौन सा एक राजवंश नहीं था? चेर, चोल, पल्लव, पांडे, इसमें से कौन है जो, ये भी गलत नहीं होना चाहिए, जो संगम, ये PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जिसको बोलते हैं। चलिए, हो गया। क्या होगा इसका आंसर? पल्लव, बिल्कुल पल्लव। चेर, चोर, पांडे तो थे ही, चेर, चोल, पांडे, सॉरी चोर बोले थे। एम्फोरा जार होता है एक, ये सवाल पूछा था तो कर लीजिए। छिद्रयुक्त जार, लंबा और दोनों तरफ हत्थेदार जार, चित्रित धूसर जार, काला और लाल मिट्टी का जार। हालांकि बहुत बकवास सवाल है, PYQ है वैसे। बताएं ये एम्फोरा जार क्या होता है? दारू वारू रखने के लिए होता था एम्फोरा जार। ऐसा कभी देखे हैं? इस तरह का बीच में जार रहता है और बीच में दोनों तरफ हैंडल रहता है पकड़ने वाला, ऐसे दोनों तरफ हैंडल पकड़ने वाला, ऐसे पकड़ के पलटता है, यही है एम्फोरा जार। लंबा एवं दोनों तरफ हत्थेदार जार, दोनों तरफ हत्था है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था, यानी व्यापारियों का समूह था? चतुर्वेदी मंगलम परिषद, अष्टदिग्गज मणिग्रामम। बताइए तो, अष्टदिग्गज मणिग्रामम परिषद और चतुर्वेदी मंगलम। क्या हो जाएगा? आसान है ये तो, मणिग्रामम। ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने दीजिए। ठीक है, हम लोग अब मिलते हैं, क्योंकि मुझे एक जगह अभी क्लास लेना है दूसरे स्टूडियो में, और मैं ये होगा तो सेंड कर दूंगा आप लोग को चैनल पे अगर होगा तो। ठीक है, फिर बाय एवरीवन। अगला क्लास हम लोग करेंगे अब सीधा मेडिवल इंडिया में। ठीक है सर, हम डाउट में रहते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट है। अरे डाउट में रहते कैसे यार, हिस्ट्री का क्लास चल रहा है आपको यहाँ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ और क्या बोलते हैं ज्योग्राफी, रीजनिंग, कौन सा क्लास दिख रहा था? चोल, चेल, पांडे के बारे में पढ़ रहे हैं, कोई बात नहीं, होता है। चलिए बाय एवरीवन।